आजकल की लाइफ में मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों को कब्ज की समस्या रहती ही रहती है। उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, गैस बनती रहती है, चाहे वो 30-35 साल की उम्र के लोग हो या फिर 50-60 साल की उम्र के लोग हो, चाहे उसमें फीमेल हो या फिर मेल हो। हर किसी को ये प्रॉब्लम आजकल आ ही रही है कि उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता, गैस बनती रहती है। इसकी वजह से वो सारा दिन परेशान रहते हैं, चिड़चिड़ा मन उनका होने लगता है और शायद इसकी वजह से ही कई बीमारियों का वो शिकार भी होने लगते हैं। कई चीज़ों के लिए उन्हें दवाई खानी पड़ती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारी ये जो बीमारी है वो शायद कब्ज़ की वजह से ही क्रिएट हो रही है। क्योंकि जब हमारा पेट ही अच्छे से साफ नहीं होगा, गंदगी नहीं निकलेगी, तो वो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियाँ ही फैलाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा खाना जो आप खाएँ जिससे आपकी कब्ज़ की समस्या दूर होगी, पेट अच्छे से साफ होगा। साथ ही कौन-सी ऐसी टेक्निक है जो कि आपको डेली करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी आंतें साफ होनी शुरू हो जाएगी। आंतों के अंदर जो गंदगी फँसी हुई है और आंतों का जो फंक्शन है संकुचित होना और फैलना, तो वो बेटर होने लगता है। जब ये फंक्शन ठीक तरीके से होगा, तब आपको फ़ील होगा कि अब आपको स्टूल पास करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कई बार समय के साथ-साथ आंतों की जो ये फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से संकुचित नहीं कर पाती। और ये बहुत कम हो जाती है जिससे आपको प्रेशर फ़ील नहीं होता और आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में क्या-क्या आपको करना है इस चीज़ के लिए। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डायटीशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर में चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। चलिए जी, आज देख लेते हैं कि कब्ज़ की अगर समस्या है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, तो आप सब लोगों को क्या करना चाहिए। देखो, जैसे कि वज्रासन बहुत अच्छी चीज़ है। खाना खाने के बाद अगर आप करेंगे तो कब्ज़ की समस्या आपकी दूर होनी शुरू हो जाती है, डाइजेशन अच्छा होता है। लेकिन आज मैं वज्रासन आपको नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग वज्रासन नहीं कर पाते हैं, नहीं बैठ पाते हैं। चाहे वो घुटनों की समस्या हो, चाहे वेट ज़्यादा हो। वेट ज़्यादा होने की वजह से भी सारा प्रेशर हमारी लेग्स के ऊपर आने लगता है, जिससे लेग्स में पेन बढ़ जाता है और उस वजह से मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। तो चलिए जी, सबसे पहले हम खाना जानते हैं और फिर उस टेक्निक को बताऊंगी कि कब्ज की समस्या गैस बनी है तो तब आपको क्या करना है। खाने की बात करें तो फाइबर रिच फूड आपको खाना ही पड़ेगा अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है। जितनी भी चीनी युक्त चीजें हैं या फिर मैदे वाली चीजें हैं, जो चिकनी चीजें होती हैं, चिकनी चीजें घी वाली चीजें नहीं, जो चिपकती हैं, जैसे कि आप ये लगा सकते हैं मैदा जो चिपकता है, वो चीज़ें आपको मतलब कब्ज़ करती हैं, आपकी आंतों में चिपक कर रुक जाती है, इसलिए वो कम से कम खाएँ। जैसे आपको पूरी, कचौड़ी जो मैदे से बनती है वो बहुत पसंद आती है, लेकिन इसको कम मात्रा में खाएँ। अब आप ये कहेंगे ठीक है कम मात्रा में खाएँ, खा तो रहे हैं ना, तो उसका तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जब भी ऐसा कोई आपको मौका आ जाए कि घर में चलो फंक्शन है, ये चीज़ बन ही रही है, खाना आपको पड़ेगा, कोई मिठाई है, चलो उसका भी मन करता है कभी-कभार खाने का, तो तब आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले आप सैलेड खाएँ, जिसमें ढेर सारा फाइबर होता है, पानी भी होता है, जो क्या करता है सबसे पहले आपकी गंदगी को साफ करने का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक होता है, आपके जो गट बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये जो फाइबर होता है, ये सबसे पहले क्या करता है कि एक लेयर क्रिएट कर देता है। जैसे आपकी आंतें होती है, तो उसके आस-पास एक लेयर क्रिएट करने लगता है। और जब आपने उसके बाद खाना खाया, जो भी स्टार्च युक्त फूड होता है, जैसे मैदा हो गया या चावल हो गया जो चिपचिपा होता है, तो वो उसके बीच से होकर निकलता है। अब ये जो फाइबर पहले ही आपने डाल दिया, अब ये क्या करता है उस खाने को मिक्स करके और सारे को बाहर निकाल देता है, यानी उसमें मिक्स होके आसानी से जो चिपकने वाला खाना वो चिपक नहीं पाता और आसानी से बाहर निकल जाता है। ये पहला काम करना है। दूसरी चीज़, ऑयल। आपके खाने में तेल या घी बंद नहीं करना है, ऐड करना है। देखो, गुड क्वालिटी का फैट अगर आपकी बॉडी में जाता है ना सही तरीके से, तो वो भी आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, यानी आपकी बॉडी में जो चिपका हुआ मल रह जाता है उसको खींच के बाहर निकालने का काम करता है। आपकी आंतों में एक लेयर क्रिएट करता है, चिकनाई का काम, जिसकी वजह से जो आपका मल फंसा हुआ है वो भी स्लिप कर जाता है वहाँ से और आगे की तरफ मूव करने लगता है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छा हम तो अच्छे से सब्जी में तल भून के खाते हैं, सब्जी में जो ऑयल डालते हो, पका के खाते हो, वो वाला ऑयल नहीं, वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे तो जैसे सैलेड खा रहे हो, तो सैलेड के ऊपर 1 चम्मच अगर कोकोनट ऑयल डाल लेते हैं या ऑलिव ऑयल डाल लेते हैं, जो कि अच्छा फैट माना जाता है, गुड फैट जो कि बॉडी को चाहिए ही चाहिए।
जैसे बोलते हैं ना कि एचडीएल आपकी बॉडी में होना ही चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपके मसल हेल्दी रहे, आपका हार्ट हेल्दी रहे, तो उसके लिए भी आपको फैट की ज़रूरत पड़ेगी, चिकनाहट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से आता है? गुड फैट से आता है। या अगर आप ऑयल नहीं खाना चाहते तो आप देसी घी अच्छी क्वालिटी का जो बना हुआ होता है वो भी आप ले सकते हैं। 1 से 2 चम्मच आप डेली लें। आप चाहे तो अपने खाने में, जब हम खाना खाते हैं हल्का सा गर्म होता है, तो अगर देसी घी खा रहे हैं तो खाने के ऊपर डाल के भी आप खा सकते हैं। उसको पकाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये 2 चीज़ें हो गई कि एक फाइबर लेना है, एक गुड फैट आपको लेना है। अब जैसे कि फ्राइड फूड, पूड़ी कचौड़ी, इनसे दूर रहना है। चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब कौन-सा मेन फूड है जो कि कब्ज़ के पेशेंट को खाना ही चाहिए अगर अपनी कब्ज़ को बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हो? वो है विटामिन सी युक्त फ्रूट या फूड जो भी है। देखो फूड में तो विटामिन सी ज़्यादा नहीं मिलेगा, जितना भी खाना वैसे खाते हैं, पकाकर खाते हैं, उसमें विटामिन सी खत्म हो जाता है। जब हाई हीट पर हमने किसी चीज़ को पका दिया, तो विटामिन सी खत्म हो जाता है। आप जैसे फ्रूट हो गए, तो फ्रूट को हम हमेशा ही कच्चा खाते हैं, तो वहाँ से विटामिन सी आपको अच्छी मात्रा में मिल जाएगा। फ्रूट से हमें फाइबर भी मिल जाता है, तो जितने भी विटामिन सी रिच फूड हैं, जैसे कि संतरा हो गया, मौसमी हो गए, पपीते में भी थोड़ा विटामिन सी होता है, कीवी में विटामिन सी होता है। विटामिन सी की बात करें तो वो मैक्सिमम फ्रूट में आपको मिल ही जाएगा। जो सेब बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, खट्टे-मीठे होते हैं, उसमें भी विटामिन सी होता है। जैसे नाशपाती होती है, हल्की-सी खट्टी होती है, हल्की-सी मीठी होती है, उसमें भी विटामिन सी आपको मिल जाता है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको आंवले से मिलता है, जिसको गूसबेरी भी बोलते हैं। अगर सीज़न में आप आंवले का सेवन करते हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में बहुत सारा आंवला आ जाता है, अगर सीज़न के महीने में आप आंवला खाते हैं, फ्रेश आंवला, ताज़ा आंवला, तो बहुत अच्छा है आपकी कब्ज़ को बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए। लेकिन ये 1 दिन में नहीं होता। आपको कम से कम 1 महीने तक लगातार 2 से 3 आंवले का सेवन करना चाहिए। आप उसका जूस निकाल के भी पी सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी हल्का-सा गर्म पानी में स्टीम कर लीजिए और फिर उसको चबा-चबा के खा लीजिए। आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जिन लोगों की ज़िद्दी वाली कब्ज़ है कि किसी चीज़ से वो जाती ही नहीं है, अब उन लोगों के लिए एक रामबाण नुस्खा आपको बता देती हूँ, जिनकी ज़िद्दी कब्ज़ है उनकी भी चली जाएगी। एक काम कर लेना, जो काला सिरका होता है, नेचुरल तरीके से बनाया हुआ होता है, अगर वो कहीं से आपको मिल जाए, तो उसको ले लेना। अब कोई भी सब्ज़ी है, सीज़नल सब्ज़ी आप गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं, आंवला ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी सब्ज़ी जो कि आपको सूट करे, आपको खाने में अच्छी लगती है, उसको आप धो करके, अगर वो ऐसी सब्ज़ी है, बहुत मुलायम सब्ज़ी है, जल्दी से गल जाती है, तो आप उसको कच्चा ही थोड़ा-सा धूप में सुखा लीजिए, तब आप सिरके में डाल सकते हैं। अगर जैसे आंवले होते हैं, थोड़ा-सा हार्ड होते हैं चबाने में, तो हल्का-सा स्टीम भी आप दे सकते हैं। स्टीम देने के बाद पहले उसको धूप में सुखा देना, नहीं तो वो खराब हो जाएगी। जो सफ़ेद फफूंदी होती है ना, वो आनी शुरू हो जाएगी। तो हल्का-सा धूप में सुखा देना ताकि उसका जो मॉइस्चर है, पानी है, जो आपने धोकर सब्जियों के ऊपर आ जाता है या आपने स्टीम दिया है तब आ जाता है, वो बिल्कुल सूखना चाहिए। एक-एक बूँद पानी की सूख जानी चाहिए। अब उस सब्जी को आपने उठाना है, साफ हाथों से उठाना है। जब उसका पानी बिल्कुल सूख गया हो धूप में, आप उसको सिरके के अंदर डाल देना है। सिरका 1 कप या आधा कप ले सकते हैं, सब्जी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। बस हल्की-सी सब्जी उसमें डूब जानी चाहिए। आप उसमें थोड़ा-सा स्वाद अनुसार काला नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अगर मूली ले रहे हैं, तो मूली का भी डाल सकते हैं, शलजम का भी डाल सकते हैं, कोई भी सब्जी हो, कुछ भी। आपने 2 से 3 दिन के लिए उसको अच्छे से रख दीजिए। एक बार आपको उसकी गैस लीक करनी है, 2 से 3 दिन में वो फर्मेंटेड होना शुरू हो जाएगा। एक खट्टी-खट्टी आपको स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। बस ये अचार आपका शुरू हो गया है। ये कौन-सा अचार है? वो वाला अचार नहीं कि आम का अचार ढेर सारा तेल डाल के हम बनाते हैं। वो वाला अचार तो मत खाइएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले भी होते हैं और वो बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन जो ये सिरके वाला अचार है, आपको सिरका नहीं पीना है, बस वो अचार निकाल के डेली 1 से 2 चम्मच आपने अपनी रोटी के साथ खा लेना है चबा-चबा के। 15-20 दिनों के अंदर-अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पेट आपका अच्छे से साफ होगा। अगले ही दिन सुबह उठते ही आपको तुरंत पेट साफ करने के लिए जाना पड़ेगा। ये आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो कंटिन्यू कितने दिन कर सकते हैं? 1 से 2 महीना आप अच्छे से खाइए, बीच में 1 से 2 महीना बंद रख सकते हैं। हर साल सीज़न में आप ज़रूर खाएँ। चाहे वो सर्दियों का सीज़न है, अगर आपको सर्दियों में सूट आता है, बहुत सारे लोग सर्दियों में खाना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग गर्मियों में खाना पसंद करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जिस सीज़न में खाना पसंद करें उस सीज़न में खाएँ। आपका पेट इतना अच्छा, इतना हेल्दी हो जाएगा कि आप यकीन नहीं मान सकते। तो इसको रूटीन में शामिल करिए। सिरका जहाँ से आपको मिल सकता है, वहाँ से आप लाके अपने घर में रख सकते हैं।
ये मैंने आपको एक ऐसा नुस्खा बता दिया जो काम करेगा ही करेगा पक्का, अगर आप कंटिन्यू इसको फॉलो करते हैं। चलिए जी, टेक्निक देख लीजिए कि अगर आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है, कब्ज़ हमेशा रहती ही रहती है। देखो पुराने समय पे हमारी दादी-नानी क्या करती थी कि जैसे बहुएँ होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनसे अपनी पिंडलियाँ दबवाया करती थी ऐसे, उनसे दबवाती थी। तो अब इनके पीछे साइंस क्या है? देखो हम तो ये सोचते थे अरे इनकी टाँगों में दर्द रहता है। दर्द नहीं, अक्सर उनको कब्ज़ वगैरह की समस्या रहती थी, गैस वगैरह की समस्या। तो उनको ये पता था अगर पिंडलियों पे दबाव डाला जाए, तो गैस भी उनकी रिलीज़ होती है और कब्ज़ में भी उनको आराम मिलता था। तो पूरी बॉडी से उनकी गैस आसानी से निकल जाती थी, क्योंकि गैस अगर बॉडी में है तो पेन भी ऑब्वियसली आएँगे ही आएँगे, गैस की वज़ह से ये सब गड़बड़ होती है। उनका काम तो हो जाता था कि बहुएँ ऐसे दबा देती थी या बच्चों से दबवा लेते थे, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है। आजकल बहुएँ भी टाँगें नहीं दबाती है ना? तो आप क्या कर सकते हो? आप वज्रासन में भी नहीं बैठ सकते। तो पहली टेक्निक तो ये है, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते तो अपनी टाँगों की मसाज करो, ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरीके से अपने अंगूठे पे तेल लगाना है, पूरे हाथों पे, अपनी पिंडलियों पे भी तेल लगा लीजिए और नीचे से ऊपर की तरफ, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से पकड़ के ऐसे मसाज करनी है, पूरा प्रेशर देके ऐसे। ऊपर की तरफ आपने मसाज करते जाना है, ऐसे प्रेशर देके इस तरीके से अंगूठों से, ऐसे अंगूठे से ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, जितना आप प्रेशर दे सकते हैं उतना प्रेशर देना है। और फिर इसके बाद ऐसे बाहर की तरफ इस तरीके से अंगूठों से और ऐसे, ऐसे बीच में से लेते हुए और ऐसे प्रेशर देते हुए साइड में, इस तरीके से। इससे आपकी पिंडलियों में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपकी आंतों को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी आंतों का फंक्शन बेटर करते हैं, आपकी आंतों में ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि आंतों के अंदर अगर फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है तो वो संकुचित होना और फैलना ऐसे वो अच्छे तरीके से कर पाती है, जिससे आपको सुबह उठते ही प्रेशर आना शुरू हो जाता है, यानी फील होना शुरू हो जाता है। तब आप स्टूल पास करने के लिए दौड़ते हैं और अच्छे से आपका पेट साफ होता है। तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे करेंगे। अब ये तो उन लोगों के लिए हो गया जो बिल्कुल भी अपने लेग्स का यूज़ नहीं कर सकते, जिनकी टाँगों में दर्द रहता है, घुटनों की दिक्कत है या ज़्यादा मोटे लोग हैं। अब जिनको घुटनों की दिक्कत कम है, हल्के से घुटने बेंड कर सकते हैं या फिर ज़्यादा मोटे लोग हैं, तो वो क्या करें, ऐसे एक टॉवल का रोल बना लें। और ये पहले समय में लोग करते थे, मतलब लोग तो ऐसे ही उकड़ू बैठ के खाना खाते थे। ऐसे अपनी लेग्स के बीच में ऐसे लगा लो और इस तरीके से थोड़ी देर बैठ जाओ, सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों का सपोर्ट ले लीजिए, बेड के ऊपर बैठ जाइए। अगर बिल्कुल भी अपने हिप्स को भी उठा नहीं सकते तो ऐसे बैठे रहिए, हिप्स को नीचे रख दीजिए ज़मीन के ऊपर या बेड के ऊपर और ऐसे बैठ जाइए। बस यहाँ पे आपको टॉवल इसलिए लगाना है क्योंकि जब हम ऐसे बैठते हैं, ऐसे मैं आपको बैठने के लिए कह दूँ, तो घुटनों पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ये ज़्यादा मुड़ते हैं, तो इसलिए लोग ऐसा भी नहीं कर पाते हैं। तो आप इस चीज़ को रख लीजिए, इससे क्या होगा कि आंतें ज़्यादा स्टिमुलेट होगी, आंतों के ऊपर दबाव ज़्यादा पड़ेगा, जबकि घुटनों के ऊपर प्रेशर कम क्रिएट होगा, घुटनों का दर्द आपका नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे आपको करना है, कम से कम 1 मिनट के लिए ऐसे बैठना है, फिर आप रिलैक्स करिए और थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे आप नीचे की तरफ इसको कर लीजिए और फिर से आप प्रेशर दीजिए ऐसे। फिर से आप 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए कंटिन्यू ऐसे बैठो। अगर घुटनों में दिक्कत हो जाए तो 30 सेकंड के लिए इस तरीके से बैठो और फिर हल्का-सा रिलीज़ कर दो। और ऐसे थोड़ा-थोड़ा सा आप सरका-सरका के पहले नीचे, ऊपर इस तरीके से आप पूरी जो पिंडलियाँ हैं ना, ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक आप लगा-लगा के इस टॉवल से ऐसे अपनी पिंडलियों पे दबाव डालो डेली। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये एक बार दिन में कर लें, लेकिन खाली पेट ही करना है और शाम को भी आप खाली पेट कर सकते हैं। ये भी आप नहीं कर पाते तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। आपको उल्टा लेट जाना है और जो भी आपके घर में बच्चे हैं तो उनको आप बोलिए कि मेरी जो ये पिंडलियाँ है इनके ऊपर आप खड़े हो जाओ या पैर से प्रेशर दो। इस तरीके से, जैसे बच्चे होते हैं ना, जब आप उल्टा लेट जाते हो तो बच्चों में वेट कम होता है और जब वो एक पैर से ऐसे दबाएँगे तो अच्छे से आपकी पिंडलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं। तो बच्चों से भी आप ऐसा करवा सकते हैं, जैसे कि मेरी दादी भी करवाती थी और उनको बड़ा अच्छा फ़ील होता था, बहुत रिलैक्स उनको मिलता था। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपनी कब्ज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है, तो पिंडलियों पे जब प्रेस करना शुरू होगे, पेट आपका मुलायम होना शुरू हो जाएगा और ऐसा 7 से 8 दिन कर लेना, आपकी आंतों से टॉक्सिन्स
गंदगी और जो स्टूल फंसा हुआ है वो निकलना शुरू हो जाएगा। देखो, एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं होती है, डे बाय डे करो, विश्वास के साथ करो और अपने खाने का ध्यान रखो। बार-बार मत खाओ, कम से कम 3-4 घंटे का गैप दो। पानी अच्छी मात्रा में पियो, ऐसा नहीं कि 1-2 घूँट पी लिया फिर पानी पी नहीं रहे हैं। खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं लेना है, लेकिन ठोस फूड भी नहीं लेना है कि सूखी सब्ज़ी खाए जा रहे हैं। थोड़ी आपकी जो सब्ज़ी हो लिक्विड ही होनी चाहिए, तरल चीज़ें आपके खाने में इंक्लूड होनी चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और फाइबर युक्त फूड लेना है, सब्जियाँ और फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, आप आज से इनको फॉलो भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।